तो इस एनीमे की शुरुआत काफी अजीब तरीके से होती है, जहाँ पर चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती है और फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत ये कहती है कि अभी इसके पेट में एक और बच्चा है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, पर अब भी उसके पेट में एक और बच्चा है। बूढ़ी अम्मा ये कहती है, मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि ये एक ट्विंस को जन्म देगी। रुको, ऐसा मत करो, इसे पैदा होने में अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रही हो? ये चीज इम्पॉसिबल है और ये हमारे हाथों में भी नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा ये कहती है कि भले ही ये चीज इम्पॉसिबल है, पर इसे ऐसा करना होगा क्योंकि आगे चल के ये बच्चे वो बनने वाले हैं जो कि डीमंस को कमांड देंगे। कहानी चेंज होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी सैड है और फिर वो कहता है वो दोनों बच्चे जो दिन और रात को अलग अलग करेंगे, वो दोनों ही तबाही पैदा हो चुकी है। और फिर हमें एक टोकरी को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों बच्चे हैं और उसमें दोनों ही बच्चे काफी क्यूट लग रहे होते हैं, पर शायद बस अभी तक। फिर हमारी कहानी 16 साल बाद आगे जाती है, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने आसमान में उड़ रही चिड़िया को काफी आराम से निपटा दिया होता है। इस बंदे के बाल एकदम पीले कलर के हैं और आंखें एकदम लाल, और वो आसमान में उड़ते हुए जेट्स को देखकर ये कहता है, अरे वाह कितने अच्छे ड्रैगन्स हैं, लगता है इन दोनों का ही पेट खराब है जिससे ये फाट कर रहे हैं। अब यूरो अपने शिकार को लेकर के दोबारा से गांव की तरफ लौट जाता है और हाँ, इस बंदे का नाम है यूरो, जहाँ पर एक और बंदा इसका इंतजार कर रहा होता है जो इसका दोस्त है जिसका नाम है डेंजी। डेंजी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? अगर तुम्हें माउंटेन्स पर कुछ हो जाता तो तुम्हारा साथ कौन देता? पर यूरो उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारी विलेज के लेफ्ट और राइट गार्डियंस मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस गांव के सभी लोग यूरो को काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी की हेल्प करता है। अब ये दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ उनसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, पर डेंजी यहाँ से कल्टी मार लेता है। जिसके बाद उनकी माँ डेंजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, अबे ओए नल्ले, तू कुछ भी काम नहीं करता, कम से कम यूरो की तरह मेहनती बन जा। जिसके बाद यूरो अपनी छोटी बहन के बारे में पता करता है जिसका नाम है आशा। उसकी मॉम यह बताती है कि वो अंदर है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही है। ये सुनते ही यूरो उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। अरे आशा, तुम कैसी हो? मैं एकदम सही हूँ और आपका स्वागत है। और यहाँ पर आशा एक लकड़ी के जेल के अंदर होती है और यूरो उसे सारा कुछ बताता है कि आज उसने किसका हंट किया। जब वो ये कहता है उसने आज एक बर्ड का शिकार किया तो उसकी बहन काफी खुश होती है, पर यूरो ये कहता है कि उसे एक जंगली बोर या भालू का शिकार करना था क्योंकि इस बार उनके गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो खाने का भी कुछ अता पता नहीं है कि उसका जुगाड़ कहाँ से होगा। यूरो अपनी बहन को ये भी बताता है ऐसा भी हो सकता है कि इस बार विंटर्स में हमारे पास खाना कम पड़ जाए, तो मुझे उसका भी जुगाड़ करना होगा। आशा उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गाँव के जितने भी एडल्ट हैं वो बाहर जाकर काम ढूंढे। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर नहीं गया होऊंगा? मैंने काफी ज्यादा हंटिंग की है, पर मुझे और भी ज्यादा प्रो बनना है और अगर मैं किसी तरीके से इस विलेज में डोमिनेट कर पाता हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप मॉम और डैड की तरह इस गाँव को छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और जब तक तुम यहाँ पर हो मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ में। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक लेडी आती है और वो ये कहती है चलो बाहर चलो, और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जो भी इस विलेज से बाहर गए होते हैं वो अपने साथ काफी सारा सामान लेकर वापस आए हुए होते हैं। अब ये बंदा जो सारा सामान लेकर आया हुआ है वो ये कहता है कि बाहर की सिचुएशन काफी अजीब है, ऐसा लगता है कि बाहर पैंडेमिक फैली हुई है, तो इसलिए मैं आज हब्स में डील करने वाला हूँ और इन सभी के पास जो जो सामान होता है ये उसी में ट्रेड कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है और वो ये कहती है मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, और ये बंदा उन्हें एक पेन किलर देता है, यानी कि ये एक छुपा रुस्तम डॉक्टर भी है। और अब यूरो भी यहाँ पे आ जाता है। ये बंदा उससे पूछता है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी ये बंदा उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है क्योंकि वो इसका डायलॉग पहले से ही जानता है कि यूरो उससे कुछ भी नहीं मांगेगा, पर आशा के लिए कुछ है तो वो उसे दे
से। यूरो इस बॉल को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये बंदा वापस चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यूरो और डेंजी काम कर रहे हैं। डेंजी ये कहता है कि मैं भी इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। यूरो उससे पूछता है क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी अच्छी है, पर यूरो उससे मना करता है कि वो हमेशा ही इस गांव में रहना चाहता है और वो अपनी बहन को यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। तो डेंजी उससे कहता है एक काम करो, अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाओ और तुम दोनों आराम से घूम सकते हो। यूरो उससे कहता है कि वो मेरी काफी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। डेंजी उससे कहता है पर तेरी बहन है कौन, तुमने मुझे आज तक उससे नहीं मिलवाया। अबे मिलवा तो सही। डेंजी उसके ऊपर मक्खन लगाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि यूरो उसे अपनी बहन से मिलवा दे, पर यूरो उसे साफ मना कर देता है। चल बे निकल। अब ये दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और वो दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। डेंजी ये कहता है मैं जानता हूँ कि वो पक्का एक ड्रैगन है। यूरो ये कहता है अरे हाँ, मैंने भी वो आवाज पहले सुनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में एक एरोप्लेन और ये आवाज उसी की होती है और उसके अंदर से ही धुआं बाहर निकल रहा होता है, जिसको ये ड्रैगन समझ रहे हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस पूरे विलेज के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाते हैं और ये सारे के सारे गांव वाले उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही होती है। और तभी अचानक एक बंदा किसी गांव वाले का सर उड़ा देता है और जंगल में चारों तरफ मिलिट्री आ जाती है। एक बंदा गांव वाले को गन से उड़ा देता है। अब कुछ बंदे ग्रैनी के पास आते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और यहाँ पर कर क्या रहे हैं। लगता है हमारा बैरियर टूट चुका है और ये सारे यूरो के पीछे हैं, तो जल्दी से उसे लाओ और छुपा दो। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इस गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और कुछ की हालत काफी खराब है। डेंजी और यूरो भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और तभी डेंजी अपनी माँ के लिए भागता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता हो रही होती है। आगे जाते हुए वो देखते हैं कि सामने आर्मी के 2 बंदे खड़े हुए हैं। यूरो उनके ऊपर एरो से अटैक करता है, पर वो इनके ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। डेंजी की ये सारा कुछ देखकर फटनी शुरू हो जाती है, पर शायद से यूरो ने इन दोनों को ही मार दिया है। इस गन को देखकर यूरो को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है, पर ये जो भी चीज है काफी खतरनाक है। अब ये ऐसे ही आर्मी वाले को इंजर्ड करके आगे भाग रहे होते हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर को नोटिस कर रहे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन है। जिसके बाद ये दोनों ही गांव के गेट के पास आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं। यूरो ये सोचता है शायद वो इनसे जीत नहीं पाएंगे। डेंजी को अपनी माँ की चिंता हो रही होती है और यूरो को भी अपनी बहन के लिए वहाँ जाना होगा। जिसके बाद वो एक पत्थर को उठाना शुरू करता है और डेंजी से उसमें हेल्प मांगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही गार्डियंस में से किसी एक के नीचे एक सीक्रेट रास्ता होता है, जिससे कि वो आसानी से गांव में जा सकते हैं। जाने की इसी तरीके से दोनों ही डिवाइन गार्ड्स पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब अगले सीन में हमें रेड हुडी में एक लड़की को दिखाया जाता है और वो सभी गांव वाले के सामने खड़ी होती है। अरे गांव वालों, तुम कैसे हो? और वो सारे ही उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये कौन है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ये लड़की अपने हाथ के जेस्चर से अपने सामने खड़े हुए सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है और ये उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही होती है, जहाँ तक कि इसने औरतों को भी छोड़ा नहीं होता। पर वो एक बच्ची के पास आकर उसे कहती है मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती, पर वो साथ में खड़े हुए एक आदमी को जान से मार देती है और इसके मारने का तरीका काफी गंदा होता है। और तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो ये बताती है कि मैंने यहाँ के सारे एरिया को संभाल लिया है और अब तुम आगे आ सकते हो। और वैसे ही इस लड़की का नाम है गाबी और ये ग्राउंड स्कॉट से बात करने का ट्राई कर रही होती है, पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। सीन चेंज होते ही हम धीरा को देखते हैं, जिसने स्कॉट के काफी सारे बंदों को निपटा दिया होता है और वो इन्हें मारने के लिए शॉट का और साथ में बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। जाने की वो गन चलाना काफी अच्छे से जानता है। अब ये अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स बाहर निकालता है और किसी लड़की को फोन लगाता हुआ उसे ये कहता है कि सुनो, मैं बात कर रहा हूँ और मैंने कांटेक्ट किया है। इसका मतलब सिचुएशन काफी खराब है और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना मीटिंग स्पॉट चेंज करने वाले हैं। सीन चेंज होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसने इस ग्रैनी को जान से मार दिया है और अब वो आशा के सामने खड़ी हुई होती है
और वो भी अपने हाथ का एक जेस्चर करती है और इस जेल को एक ही झटके में तोड़ देती है, जिससे आशा भी इंजर्ड हो जाती है। और तभी यूरो भी यहाँ पे आ जाता है और ये लड़की उसे देखकर ये कहती है, ओ अच्छा तो तुम हो यूरो, मैं तुम्हें ही लेने यहाँ पे आई हूँ और मैं तुम्हारे अलावा सभी को जान से मार दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद यूरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धीरा के हाथ में अब भी एक गन होती है और वो सभी को मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो ये कहता है अगर ये सारे ही ऐसे ही एस्केप रूट के पास रहे तो उन्हें काफी दिक्कतें हो सकती है। पर जैसे ही धीरा गामी के पास पहुंचता है तो वह उसके आसपास एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है, यानी कि ये बात साफ है कि गाबी सभी को मारने के लिए किसी मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर रही है जो कि अभी तक सिर्फ धीरा को ही दिख रहा है। गाबी उसको देखकर ये कहती है, ओ अच्छा तो तुम सीयर हो। सीयर यानी कि वो इंसान जो कि मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं। अब ये मॉन्स्टर धीरा के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और वो इससे काफी आराम से बच रहा होता है, जिसके बाद वो इसके ऊपर काफी सारे ग्रेनेड फेंक कर मारता है और यहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। इस तरफ यूरो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो लड़की यूरो से कहती है, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। तभी ये बॉल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और ये बॉल आशा के ब्लड के पास जाती है और उसके ब्लड से काफी अजीब सी चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती है जो कि उस लड़की को पकड़ लेती है। और तभी ग्रैनी बीरा से कहती है कि वो यूरो को लेकर यहाँ से भाग जाए और वो ऐसे ही करता है। वो उसे काफी तेज लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। डेंजी भी उसका पीछा करता है। अब ये दोनों भागते हुए एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर यूरो काफी परेशान हो रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन मारी जा चुकी है और उसकी ग्रैनी भी वहीं पर है। अरे यार वो लड़की थी कौन जिसने सभी को जान से मार दिया, पर उसने ऐसा क्यों किया। धीरा उससे कहता है, अभी मेरे पास ये सारा कुछ समझाने का टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, इस लॉकेट का इस्तेमाल करो और जाकर उन दोनों ही गार्डियंस के बीच में खड़े हो जाओ। और यूरो को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अबे ओए ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या करूं। धीरा उसे बार बार इसे लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है। अबे ओए इसे ले लो, इसे ले लो। पर हाँ मैं इसका करूंगा क्या। यूरो उसकी बात मानते हुए आगे जाता है और वो इस जगह पर इस लॉकेट को रखने वाला होता है, पर यहाँ पर काफी कचरा है। धीरा उससे कहता है, अबे ओए इसे साफ कर ले जल्दी से। जैसे ही यूरो उसे साफ करके लॉकेट को वहाँ पे रखता है, धीरा उसका सर यहाँ पे जोर से दे मारता है जिससे उसका थोड़ा ब्लड इस लॉकेट पे गिर जाता है और यह स्नाइपर भी उसे मारने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये लॉकेट भी ग्लो करना शुरू कर देता है और साथ में आसपास के ये दोनों गार्डियंस भी। और अगले पल में हम ये देखते हैं कि ये दोनों गोल्डन डीमंस ने इन दोनों ही हेलीकॉप्टर को काफी जोर से जकड़ा हुआ है और वो उसे काफी बुरी तरीके से क्रश कर रहे हैं। जिसके बाद धीरा यूरो को लेकर यहाँ से भागता है। गाबी ये सारा कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ये कहती है, मैं अब घर कैसे जाऊंगी, मुझे चलने में काफी मौत आती है। उसका डीमन उससे कहता है और गाबी उसकी बातों को काफी आराम से समझ रही होती है। जैसे ही ये सारा धुआं छटता है हम ये देखते हैं कि धीरा ने यूरो को बचा लिया है और तभी सामने से कुछ आवाजें आ रही होती है जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों। क्या ये छोटा सा लड़का हमारा मास्टर है क्या सच में। और इनमें से एक आवाज लड़की की होती है। वो ये कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मास्टर बच्चा है या फिर बड़ा, हमें उसकी सारी बातें माननी होगी। जैसे ही यूरो उनको अपने सामने देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है। धीरा उससे कहता है, हम सारे ह्यूमंस इनको अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे कि डीमंस, मॉन्स्टर्स और ना जाने क्या क्या, पर सच कहूँ तो ये दोनों ही तुम्हारे डीमंस हैं। एक का नाम है राइट और दूसरी का नाम है लेफ्ट। यूरो को अब भी ये सारा कुछ सपने जैसा लग रहा होता है कि उसके सामने 2 डीमंस खड़े हुए होते हैं जो कि उसके अपने हैं। यूरो को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विलेज के गार्डियंस उसके सामने आ चुके हैं और ये दोनों यूरो से कहते हैं कि वो उसे काफी लंबे टाइम से मिस कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि वो यूरो की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तभी राइट उसके पास आता है और वो ये कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम हमारे मास्टर हो, तुम काफी नर्वस हो। लेफ्ट उसे कहती है, यहाँ बस अभी एक छोटा सा बच्चा है और अभी इसे इतना सारा कुछ समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। धीरा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है पर ये दोनों ही उसके बारे में
पहले से ही जानते हैं कि ये इंसान कौन है। पर राइट उससे ये पूछता है, पर तुम हमें यह बताओ कि ये सारी चीजें क्या हैं जो कि मास्टर को परेशान कर रही थी, वो भी एक बर्ड की तरह। तभी धीरा उन्हें ये बताता है कि ये सारी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड की इक्विपमेंट्स हैं और अभी टाइम नहीं है कि इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। जिसके बाद धीरा ये बताता है कि अभी 2 लोग हैं जो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग हमारी हेल्प करो ताकि हम इस माउंटेन से नीचे उतर पाएं। राइट और लेफ्ट उससे कहते हैं कि हमारे मास्टर ही हमें ऑर्डर दे सकते हैं, तो तुम चुप रहो। धीरा ये कहता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ पर अभी से कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम कमेंट में बताना ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, और हाँ अगर ये तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।